सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस लेक्चर में हम आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, कुछ विशेष प्रकार के समाकलन तथा निश्चित समाकलन करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम समाकलन का बेसिक, प्रतिस्थापन समाकलन तथा खंड से समाकलन हम कर चुके हैं। तो आंशिक भिन्नों के बारे में बात करते हैं। तो आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करने के लिए हम यदि कोई व्यंजक अंश बटे हर के रूप का है तो उसके हर के गुणनखंड करके उसको अलग अलग योग के रूप में लिखना आंशिक भिन्न कहलाता है। अब आंशिक भिन्न किस किस तरीके से हो सकती है ये बता देते हैं। सबसे पहले यदि कोई व्यंजक अंश बटे हर के रूप यानी कि पी एक्स बटे क्यू के रूप का है तो उसमें क्या करेंगे, पहले करेंगे क्यू एक्स के गुणनखंड यानी कि हर के गुणनखंड। और हर के गुणनखंड यदि इस प्रकार दो बन जाते हैं, जैसे x प्लस ए और x प्लस बी, ए और बी की जगह कुछ भी मान हो सकता है, तब हम क्या देखेंगे कि ये हमारा दो जगह ब्रेक हो जाएगा। इस तरह विभक्त होगा, पहला a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन दूसरा गुणनखंड x प्लस बी, और यहाँ मान लीजिए कोई और भी होता तो प्लस सी अपॉन तीसरा गुणनखंड। ठीक है। दूसरा होता है यदि व्यंजक इस प्रकार है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन उसका हर ऐसे आ गया आपका x प्लस ए और एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो x प्लस ए वाला तो ये सेम इसी प्रकार ब्रेक होगा, तो ये आ जाएगा a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है तो हमारा इस प्रकार टूट जाएगा ये बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो हर है उसके गुणनखंड इस प्रकार बन जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए और एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए ये तो आपका इसी प्रकार विभक्त होगा, जैसे ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए। फिर इसके लिए जो हमारा अलग से विभक्त होगा वो इस प्रकार होगा, बी तक आ चुका हमारे पास वैल्यू, सी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस डी अपॉन एक्स प्लस बी की पावर 2। अब मान लीजिए यहाँ पे 3 पावर होती तो यहाँ पे एक टर्म और आ जाती ई अपॉन एक्स प्लस बी की होल पावर 3। इस प्रकार आंशिक भिन्नों में लिखते हैं और फिर कैलकुलेशन द्वारा ए बी और जो सी है या जो जहाँ तक भी हमारे कांस्टेंट होते हैं इनके मान निकाले जाते हैं, फिर उसका समाकलन किया जाता है। तो अब देखिए आंशिक भिन्न का एक सवाल। तो ये पहला सवाल है आपके लिए एक्सरसाइज 7.5 का फर्स्ट, x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ना होगा क्योंकि ये दो गुणनखंड हो रहे हैं, और यदि यहाँ पे गुणनखंड ना होते और व्यंजक वैसे ही होता तो हम उसके फैक्टर भी हमें गुणनखंड भी करने पड़ सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले x अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 बराबर, आंशिक भिन्नों में इसको विभक्त करना है तो a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। उसी तरह इसके दो गुणनखंड हो गए। अब क्या करेंगे, इधर इसका हम लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये दोनों हमारे मल्टीप्लाई हो गए, इसका एलसीएम हो गया एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, इसकी मल्टीप्लाई इधर ए एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1। ये आपका ऐसे रहेगा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। आंशिक भिन्न करते समय इस तरह मेथड का प्रयोग करते हैं, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, तब आपका ये बच गया x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 प्लस का b और x प्लस 1। इसको यहाँ समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसके दो तरीके होते हैं a और b निकालने के। एक तो यह है कि x की कोई वैल्यू इसको जो 0 कर दे वो रख दो, तो इस बार हम उससे हमारा b का मान निकल जाएगा, और यदि हम x की कोई वैल्यू जो इसको 0 कर दे तो उससे हमारा a का मान निकल जाएगा। जैसे x बराबर -2 रखने पर क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, पता ना चले क्या रखना है, तो जो a b c की मल्टीप्लाई में है उसको 0 के इक्वल लिख लो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा -2। दूसरे वाले के लिए क्या रखना है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
तो x इज इक्वल टू -1। ठीक है, इस तरीके से एक एक करके जीरो करते रहते हैं और एक एक मान हमारा निकलता रहता है। तो जब x बराबर -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2 बराबर a इंटू, देखिए -2 + 2 तो क्या हो गया 0, प्लस b -2 + 1, यही हो गया -2 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया और यहाँ बच गया आपका माइनस के b, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो b की वैल्यू आ गई 2। अब निकालेंगे a का मान। तो a का मान निकालने के लिए b 0 होना चाहिए, तो x बराबर यहाँ -1 रख दो, ये हम पहले देख चुके हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 रखने पर। तो जब -1 रखेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, -1 + 1 0 और a की वैल्यू निकल जाएगी, तो ये हो गया -1 इज इक्वल टू a और -1 + 2 प्लस इसको आप 0 लिख दीजिए सीधा। तो यहाँ बच गया -1 इज इक्वल टू प्लस का a, यानी कि a का मान हो गया -1। ये आपके a और b की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब a और b के मान जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारी ये आंशिक भिन्न हो जाएगी, तो ये कह सकते हैं इसलिए आंशिक भिन्न x/x + 1 और x + 2, तो ये इस तरह से ब्रेक हो गया। a की वैल्यू तो आई है -1/x + 1 प्लस b की वैल्यू है 2/x + 2। इस तरह से ये आंशिक भिन्न हो गई। तो अब इसका मतलब ये है कि यदि हम इसका लघुत्तम ले दें तो वापस यही आ जाएगा। अब इसका करते हैं समाकलन। तो समाकलन के लिए क्या होगा, इसी का करना है, तो यहीं पे आप समाकलन का निशान लगा दीजिए। तो ये आपका समाकलन हो जाएगा dx बराबर, अलग अलग समाकलन करिए, -1/x + 1 dx प्लस 2/x + 2 dx। अब समाकलन किया तो ये है आपकी 1/x वाली फॉर्म, तो इसका समाकलन होगा -log x + 1, क्योंकि 1/x का समाकलन होता है हमारा log x, प्लस 2log x + 2 और प्लस के c, जहाँ c स्वेच्छा सचार है, c को जोड़ा जाता है। तो ये आपका समाकलन हो गया पूरा। तो यहाँ कह सकते हैं ये आपका आंसर आ गया। अब अगला सवाल देखिए। अब एक इस तरीके का सवाल भी पूछा जाता है कि जिसमें सवाल का हर द्विघात होता है, जिसको पूर्ण वर्ग बना के सोल्व करते हैं। तो इसके लिए नोट कर लेंगे, x² + bx + c को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना व घटाना होता है। अब जैसे ये सवाल है तो इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो भी x² की गुणा में है पहले उसे कॉमन कर लेंगे। तो जब कॉमन करेंगे तो ये 9 कॉमन हो गया, dx अपॉन, यहाँ बच गया आपका x², यहाँ बच गया 6x/9 प्लस ये हो गया 5/9। तो ये आपकी फॉर्म ये बन गई जो ऊपर लिखी हुई है, dx अपॉन x², ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x/3 और प्लस के 5/9। अब x का गुणांक देखिए यहाँ कितना 2/3, तो जो x का गुणांक है उसी को आधा करना है। तो x का गुणांक 2/3, इसका आधा करना, आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 का वर्ग, इसका वर्ग कर दो तो ये हो गया 1/9। ये जोड़ना है और इतना ही घटाना है, जोड़ना व घटाना पड़ेगा। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसी से हिसाब लगा के डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। x का गुणांक 2/3, 2/3 का आधा हो गया 1/3, 1/3 का वर्ग हो गया
1/9 जोड़ना व घटाना। तो अब ये आ गया आपका 1/9 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x/3 1/9 ऐड कर दिया और 1/9 माइनस कर देंगे 5/3 माइनस 1/9। इतने इससे को लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे। ये आपका बचा 1/9 dx अपॉन ये यहाँ से यहाँ तक आपका पूर्ण वर्ग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये बनेगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और इधर इसको सॉल्व कर देंगे तो एलसीएम कितना आएगा 9। तो 5 माइनस 1 तो कितना बच गया 4। तो अब आपकी फॉर्म ये बन गई बराबर 1/9 और dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस इसे लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है तो हम इसको क्या करेंगे t मान लेंगे। x प्लस 1/3 इज इक्वल टू टी। तो dx बराबर आपका हो जाएगा dt। तो देखिए अब ये डायरेक्ट फॉर्म बन गई सीधा इंटीग्रेशन वाली। तो dx अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली टर्म है तो ये इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स वाली फॉर्म में। तो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो a की जगह कितना है 2/3 तो 1/a यानी कि 2/3 tan इनवर्स x/a। x की जगह तो है t अपॉन a की जगह हो गया 2/3। ठीक है। अब t की वैल्यू रखेंगे तो ये हो गया 3 ऊपर गया 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच गया आपका 1/6 tan इनवर्स ये 3 ऊपर चला गया 3t अपॉन 2 प्लस c। ठीक है। अब आगे इसकी वैल्यू रख अब यहाँ t की वैल्यू रख देंगे। तो चलिए मैं t की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 1/6 tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है x प्लस 1/3 तो 3 और x प्लस 1/3 अपॉन 2 प्लस के c। एलसीएम ले दो या 3 की मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया 1/6 tan इनवर्स और ये हो गया 3x प्लस 1/2। तो इस तरह से पूर्ण वर्ग के सवाल आते हैं। और पूर्ण वर्ग में यदि यहाँ वर्गमूल है या अंडर रूट का निशान है तो अंडर रूट वाले फार्मूले लग जाते हैं। बाकी तरीका यही होता है। और अब हम निश्चित समाकलन शुरू करते हैं। निश्चित समाकलन में समाकलन करने के बाद हमें लिमिट दी हुई होती है या सीमाएं दी हुई होती हैं उनका मान रख देते हैं। जैसे इसको निश्चित समाकलन कहा जाता है। ये लिमिट है यहाँ हमारी लोअर लिमिट है निम्न सीमा जिसको कहते हैं a। ये अपर लिमिट है उच्च सीमा इसको कहते हैं b। f(x) dx इसका मतलब ये है कि इसका समाकलन कर देंगे और समाकलन करने के पश्चात x की जगह पर पहले अपर लिमिट रख देंगे फिर माइनस x की जगह पर फिर लोअर लिमिट रख देंगे। तो जो मान आएगा वो हमारा निश्चित समाकलन हो जाएगा। कैसे करते हैं जैसे और इसको ऐसा पढ़ते हैं इंटीग्रेशन लिमिट a टू b यानी कि इंटीग्रेशन a टू b f(x) dx। अब चलिए ये सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये लिमिट है -1 to 1 x प्लस 1। तो पहले इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर दो। तो x स्क्वायर अपॉन 2 x का इंटीग्रेशन हो गया और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x। और अब इसमें लिमिट रख देंगे -1 to 1। लिमिट कैसे रखनी है पहले इस वाले फंक्शन में रख देंगे लिमिट। तो ये आपका ऐसा हो जाएगा 1/2 x स्क्वायर -1 to 1 प्लस इसमें भी रख देंगे x और -1 to 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2। चलिए रखिए पहले x की वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 1। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस फिर -1 रखेंगे तो ये भी आपका 1 हो जाएगा प्लस अब यहाँ रखिए x की वैल्यू 1
माइनस और फिर ये x की वैल्यू -1, तो ये तो कैंसिल होकर 0 हो गया, प्लस यहाँ ये आपका क्या बन गया 1 प्लस 1, तो अब ये आपका आंसर आ गया 2। ये एक छोटा सा था। अब अगला देखते हैं। एक ये है आपका लिमिट 0 to π/4 sin 2x dx। तो जो साइन ax प्लस b इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस ax प्लस बी अपॉन a। तो ये फॉर्मूला यूज करके पहले इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। a की जगह कितना है 2, तो माइनस का 1/2 कोस कितना हो गया 2x। और अब ये लिमिट ऐसी रख देंगे, लिमिट 0 to π/4 -1/2, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसमें पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट, तो ये हो गया कोस 2 × π/4 माइनस कोस 2 × 0 यानी कि 0 हो गया। ये लिमिट रख दी, ये हो गया माइनस का 1/2, ये कितना बच गया 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये हो गया कोस π/2 और माइनस कोस 0, कोस 0 का मान रख देंगे, कोस π/2 का मान रख देंगे, तो ये हो गया -1/2, कोस π/2 का मान 0 होता है -1, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका 1/2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब निश्चित समाकलन के कुछ सवालों में बड़े महत्वपूर्ण गुणधर्म है, उनका प्रयोग किया जाता है। तो ये निश्चित समाकलन के हमारे गुणधर्म हैं, इनको आप तैयार कर लेंगे। तो फर्स्ट है जैसे लिमिट a to b f(x) dx, यदि हमें लिमिट इंटरचेंज करनी है तो माइनस चिन्ह आ जाता है b to a f(x) dx। दूसरा है लिमिट a to b f(x) dx, यानी कि कोई फंक्शन यदि हमारा फलन x में है और उसको दूसरे वेरिएबल में जैसे t में चेंज करना है तो उसे t में चेंज कर सकते हैं, f(x) dx की जगह ft dt आ जाएगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये है लिमिट 0 to a f(x) dx, ये बराबर हो जाता है लिमिट 0 to a, फलन में या क्वेश्चन में x की जगह a माइनस x रख के सवाल को सोल्व कर देते हैं। और नेक्स्ट है आपका ये लिमिट a to b f(x) dx, तो कभी कभी जरूरत पड़ने पर x की जगह पर दोनों लिमिट को जोड़ के और वो भी रखना पड़ सकता है, तो ये हो जाता है a to b f a प्लस b माइनस x। यहाँ भी a की वैल्यू हमारी 0 है, तो ये और ये जो हमारे गुणधर्म है ये दोनों समान हैं। अब है फिफ्थ, यदि ऐसी लिमिट है, नीचे लोअर लिमिट तो है -a और अपर लिमिट है +a, तो -a to a f(x) dx, तो कभी कभी इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वाली लिमिट लोअर लिमिट 0 हो जाती है और ये ऊपर की लिमिट सेम रहती है f(x) dx। ये तभी होता है जब हमारा ये फंक्शन सम फलन हो, इवन फंक्शन हो। इवन का पता चलता है x की जगह पर -x रखने पर यदि f(x) आ जाए, यानी कि f माइनस एक्स बराबर f(x) हो तो वो हमारा इवन होता है, और यदि वो विषम फलन है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। विषम का पता चलता है f फंक्शन में x के स्थान पर माइनस रखने पर और हमारा माइनस ही आ जाता है, तो वो हमारा विषम फलन होता है। नेक्स्ट है आपका लिमिट 0 to 2a f(x) dx, तो ये आपका इस तरीके से ब्रेक हो जाता है। 2 ये लिमिट आधी हो गई, यानी कि यहाँ तो 0 to a, 2a की आधी होगी a f(x) dx, ये भी तभी होगा, विशेष परिस्थितियां हैं ये, f 2a माइनस x बराबर है f(x) यानी कि सम फंक्शन, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी यदि f 2a माइनस x बराबर है माइनस f(x) यानी कि वो विषम फलन है। अब इस पर आधारित सवाल करते हैं। जैसे क्वेश्चन है लिमिट 0 to π/2 √ cos x dx अपॉन √ sin x प्लस √ cos x। तो इस तरीके के कई सारे सवाल बनते हैं और इस तरीके का सवाल पूछ लिया जाता है। यहाँ पे रूट में sin x ऊपर भी हो सकता था और यहाँ sin cos चेंज हो सकते थे, √ में cot x भी हो सकता है, √ में tan x भी हो सकता है। तो इस तरीके का सवाल जो पूछा जाता है सबका मेथड एक जैसा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को, सवाल को इक्वेशन 1 के बराबर मान लिया, और अब यहाँ पे जो
प्रॉपर्टी है जो प्रगुण है उसका यूज करेंगे, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, और प्रॉपर्टी लगाएंगे x की जगह a माइनस एक्स वाली। तो यहाँ हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स अपॉन, यहाँ भी आपका हो गया अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में cos पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी लगा दी, यानी कि ये प्रगुण हो गया। तो ये आपका ये वाला हो गया, लिमिट 0 टू a f x डी एक्स बराबर होता है 0 टू a f a माइनस एक्स डी एक्स। तो a की जगह क्या है यहाँ पाई बाई 2, तो ये वाला प्रगुण यूज करेंगे। अब 0 टू पाई बाई 2 कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो गया आपका साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन 90 माइनस एक्स, तो ये हो गया आपका अंडर रूट कोस एक्स और प्लस कोस 90 माइनस एक्स, ये हो गया आपका अंडर रूट साइन एक्स। बहुत आसान सा तरीका है, और दूसरे सवाल होंगे वो भी इसी प्रकार होंगे। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर तो ये जुड़ जाएगी, तो i प्लस आई, ये तो आपका हो जाएगा 2i, और जब हम इधर से जोड़ेंगे तो लिमिट 0 टू पाई बाई 2, देखिए दोनों का हर बराबर है, तो ऐसा समझ लो कि हर तो हो गया कॉमन, अंडर रूट कोस एक्स और प्लस अंडर रूट साइन एक्स, तो यहाँ बच गया आपका रूट कोस एक्स और प्लस रूट साइन एक्स। तो इस तरीके से ये सेम वैल्यू आ जाती है, तो ये पूरा का पूरा ये हल इस पूरे के पूरे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 2i बराबर लिमिट 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ क्या बच गया 1 बच गया 1 dx। अब इसका समाकलन कर दो, तो इसका समाकलन मैं यहाँ कर देता हूँ, तो ये हो गया 2i बराबर 1 का समाकलन होता है x, सीधा सीधा समाकलन हो गया 0 टू पाई बाई 2। अब यहाँ लिमिट रख देंगे, पहले अपर लिमिट यानी कि पाई बाई 2 इसकी जगह रखा x की जगह पर और माइनस 0, तो ये हो गया 2i बराबर पाई बाई 2 और या i बराबर ये हो गया पाई बाई 4। तो इस सवाल को इस तरीके के सवाल ऐसे होते हैं, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अब एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिट 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, वही प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। पहले इसको y के बराबर मान लिया, तो ये हो जाएगा लिमिट 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस x की जगह पर रखना है, तो क्या लिखना है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो सवाल में x की जगह a माइनस एक्स रखा जाता है, तो ये आपका ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, लिमिट 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस, अब यहाँ tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये होता है tan a यानी कि tan पाई बाई 4 माइनस tan x, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a, तो tan पाई बाई 4 और इंटू tan x, ये आपका ये हो गया। अब tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 0 टू पाई बाई 4 log ये बनेगा आपका 1 प्लस, यहाँ tan पाई बाई 4 की जगह 1 लिख देंगे, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक है, अब इसका एलसीएम करते हैं, तो ये हो गया एलसीएम में ये सेम रहा 0 टू पाई बाई 4, एलसीएम क्या जाएगा 1 प्लस tan x, तो ये देखिए आसानी से सॉल्व होता चल रहा है, तो 1 प्लस tan x और प्लस 1 माइनस tan x, tan x से tan x कैंसिल, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो ये हो गया i बराबर लिमिट 0 टू पाई बाई 4
ये ऐसी रही लिमिट log, ये आ गया आपका 2/1 प्लस 10x dx। अब यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं log m/n। तो log m/n क्या होता है? log m माइनस log n। तो ये हो गया I बराबर लिमिट 0 to π/4, m की जगह हो गया आपका 2, तो log 2 dx माइनस 0 to π/4 log n की जगह क्या है? 1 प्लस 10x। ये हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। चलिए log m/n बराबर होता है log m माइनस log n। अब इसको सॉल्व करते हैं। I बराबर इस log 2 को तो आप पहले लिख दो 0 to π/4 1 dx। अब देखिए जिसको लेके चले थे वही आ गया। इसको समीकरण यदि हम 1 मान लें तो समीकरण 1 से कह देते हैं कि ये जो आया है ये वही सवाल है जिसको हमने क्या मान रखा? I के इक्वल। तो इसकी जगह लिख देंगे हम I। इस I को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2I बराबर log 2। अब इसका समाकलन करना है 1 का, तो 1 का समाकलन होगा x और ये हो गया लिमिट 0 to π/4। अब लिमिट रख देंगे तो ये हो गया 2i बराबर log 2, x की जगह पहले रखेंगे हम π/4 और माइनस 0। ये हो गया 2i बराबर π/4 log 2। ये 2/, में इधर आ जाएगा तो ये हो गया i बराबर π/8 log 2। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसको बड़े अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो ये हमने निश्चित समाकलन के सवाल आपको सिखाए। प्यारे विद्यार्थियों, इस लेक्चर में हमने आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समाकलन तथा निश्चित समाकलन के सवाल करने सीख लिए। उनका मेथड निकालना हमें आ गया। समाकलन एक बड़ा टॉपिक है। इससे पहले लेक्चर में हमने समाकलन का बेसिक, प्रतिस्थापन तथा खंड से समाकलन करना सीखा था। अब आप समाकलन के शेष सवालों को कर करके देख लेंगे। जो सवाल आपसे नहीं हो पाते हैं वो आप अपने गणित के जो अध्यापक हैं उनसे पूछकर सॉल्व कर लेंगे।